नमस्कार, मैं बलवान सिंह। इस वीडियो में आप कक्षा 8वीं की भूगोल की पाठ्य पुस्तक के 5वें पाठ उद्योग का अध्ययन कर रहे हैं। इसका एक भाग हम जो है इससे पहले वाली वीडियो में करवा चुके हैं, अब उससे आगे का भाग कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अवस्थिति का यहाँ पर मतलब है कि सूटेबल लोकेशन, यानी उद्योग की स्थापना कहाँ पर, किस जगह पर की जाए और ये किस बात पर निर्भर करता है, वे कौन से कारक हैं, या ये कह सकते हैं कि उद्योग की स्थापना कहाँ पर की जाए उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया कि उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारक, इसमें जैसे देखें हम कि कच्चा माल, श्रम। कच्चे माल के बारे में आपको पता ही है कि वो जो हमें प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें मिलती है, फिर उनमें सुधार करके हम इस्तेमाल के योग्य चीज़ें बनाते हैं। श्रम चाहिए यानी लेबर, पूंजी चाहिए, हमें बाजार चाहिए, जल चाहिए, विद्युत चाहिए, भूमि चाहिए, परिवहन चाहिए और संचार। ये सभी चीज़ें मिलकर जो है एक उद्योग की स्थापना के लिए काम करती है। चलिए हम एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करते हैं। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, यानी उसकी लोकेशन कहाँ पर हो उसको प्रभावित करते हैं, अर्थात कहाँ पर स्थापना की जाए उद्योग की। उसके लिए कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, यानी कम दाम पर बिजली दे देती है, कम दाम से परिवहन देती है, यानी कम परिवहन लागत, और अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि जो पिछड़े क्षेत्र है जहाँ पर उद्योग जो है लगाने में लोगों को दिक्कत आती है या जहाँ उद्योग नहीं लगाते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है, यानी जहाँ पर भी उद्योग लगते हैं तो उसके आसपास में बस्तियाँ बसती हैं, शहर बड़े बनते हैं, नगरों का निर्माण होता है। तो ये जो है उद्योगों के कारण जो है बड़े बड़े शहर बनते हैं। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं ये इनमें जो है एक कारक ये भी है कि वो है उद्योग। तो हम एक एक कारक के बारे में बात करते हैं। जैसे कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चा माल किसी भी उद्योग के विकास के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये कह सकते हैं कि कच्चे माल की उपलब्धता प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि कच्चे माल से ही एक उद्योग की शुरुआत हो सकती है। बाकी की सभी चीज़ें हों, जितने भी कारक हैं, अगर सभी चीज़ हैं लेकिन कच्चा माल नहीं है तो उद्योग नहीं लग सकता, क्योंकि उसमें निर्माण ही नहीं होगा वस्तुओं का। तो इसलिए कच्चा माल जो है वो प्राथमिक आवश्यकता है, पहली ज़रूरत है। कभी कभी औद्योगिक उद्यमों की जो अवस्थिति है वो कच्चे माल की अवस्थिति पर निर्भर करती है। कच्चा माल जहाँ मिलता है वहाँ पर उद्योग ज़्यादा स्थापित होते हैं। हाँ, इसके अलावा कुछ और दूसरे भी जो है चीज़ें हैं, कारक हैं, जो कि एक उद्योग की अवस्थिति के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनका हम आगे जिक्र कर रहे हैं। विद्युत। अब उद्योग की अवस्थिति के लिए विद्युत की जो है नियमित आपूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि मशीनें चलाने के लिए विद्युत का होना, बिजली का होना बहुत ज़रूरी है। कोयला,
खनिज तेल और जल विद्युत के 3 महत्वपूर्ण परंपरागत स्रोत हैं। कोयला, खनिज तेल और जल विद्युत, ये 3 महत्वपूर्ण परंपरागत स्रोत हैं। परंपरागत स्रोत यानी जो है शुरू से चलते आ रहे हैं और जिनका हम प्रयोग बहुत समय से करते आ रहे हैं, जिनके निश्चित भंडार हैं। दूसरा एक होता है गैर परंपरागत स्रोत, जो अभी इतना ज़्यादा अभी चलन में नहीं आया है, जैसे सौर ऊर्जा है, ये गैर परंपरागत स्रोत है। लौह और इस्पात उद्योग जो कि विद्युत स्रोत के लिए बड़ी मात्रा में कोकिंग कोयले पर निर्भर करता है। ये कोयला क्षेत्रों से जुड़ा रहता है। अगला जो कारक हम बात कर रहे हैं वो है श्रम। श्रम जो है, इसकी आपूर्ति जो है 2 आधारों पर महत्वपूर्ण है। एक उद्योग के लिए बड़ी संख्या में जो है श्रमिकों की आवश्यकता होती है, या यूं कह सकते हैं कि कामगारों की आवश्यकता होती है, जिसमें कुशल और तकनीकी क्षमता से युक्त, यानी जो कुशल श्रमिक हैं या जिनको तकनीकी ज्ञान है, तकनीकी क्षमता है, ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है। और ऐसे लोगों की भी आवश्यकता होती है जो कुशल या तकनीकी अक्षमता युक्त नहीं होते। हमारे देश में आज भी आधुनिक उद्योग में मशीनीकरण में वृद्धि के बजाय बड़ी संख्या में कामगारों की आवश्यकता है। मशीनीकरण की बजाय आज भी हमारे देश में जो है ज़्यादा संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता है। अगला कारक है, अच्छा, इसमें जहाँ पर श्रमिकों की आपूर्ति सही होती है, समय के अनुसार और सस्ती दर पर मिलते हैं, तो वहाँ पर उद्योगों की अवस्थिति जो है होती है। परिवहन, कच्चे माल को पहुँचाने के लिए भूमि या जल से परिवहन किया जाता है। कच्चा माल जो है वो कारखाने तक या उद्योगों तक पहुँचाने के लिए जो है यातायात के साधनों की आवश्यकता है। अब यातायात के जो साधन हैं वे सड़क पर भी चलते हैं और जल में भी चलते हैं। ज़्यादातर 2 ही यातायात के परिवहन के साधनों का प्रयोग होता है उद्योगों के लिए, भूमि या जल। और फिर कच्चा माल से जब हम तैयार माल बना लेते हैं, तो उन तैयार माल को, जिसको हम अंतिम उत्पाद भी कहते हैं, तो उस तैयार माल को के विक्रय के लिए या विपणन के लिए या बाजार में उसके व्यापार के लिए जो है फिर परिवहन की आवश्यकता होती है। यानी अंतिम उत्पादों को अगर हम जो है व्यापार के लिए या विक्रय के लिए भेजते हैं, तो वहाँ पर भी हमें भूमि और जल से जो परिवहन है उसकी ज़रूरत है। भारत में रेलवे के विकास ने बंदरगाह जो शहर हैं, जैसे कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, तो बंदरगाह शहरों को आंतरिक प्रदेशों से जोड़ दिया। और इन जो शहरों में, जो कि कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई है, इनके इर्द गिर्द जो है कई उद्योगों की स्थापना जो है सुनिश्चित हुई। अगला कारक है बाजार। जब तक तैयार वस्तु या अंतिम वस्तु जो बाजार में बिकने के लिए तैयार है, जब कच्चे माल से हम जो है ऐसी वस्तु बना देते हैं जिसको हम बाजार में बेच सकते हैं, तो उसको हम अंतिम वस्तु कहते हैं। जब तक अंतिम वस्तु की बाजार तक पहुंच नहीं होती, तब तक विनिर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया निरर्थक है। विनिर्माण का मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, इसमें फिर बता देते हैं। मशीनों, श्रमिकों के
और औजारों से जो है हम जब इस्तेमाल के लायक किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। तो कारखानों में जो वस्तुएं बनती हैं जो बाजार में बेचने के लिए तैयार हैं, तो ऐसी वस्तुओं के लिए यदि बाजार नहीं है तो फिर उनका निर्माण करना भी बेकार है। तो अब ऐसी वस्तुओं को तभी बनाया जाएगा जब वे बिक सकें या जहां पर उनको बेचा जा सके। इसलिए बाजार भी जो है वो उद्योगों की अवस्थिति का एक प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। एक है जल। अगर हम जल की बात करें तो देखिए, जल वैसे तो जल के बिना जीवन ही नहीं है। जैसे खेतीबाड़ी के लिए, कृषि के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से उद्योगों के लिए भी जल एक महत्वपूर्ण कारक है। इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और यही कारण है कि बहुत सारे उद्योग नदियों, नहरों और झीलों के निकट लगाए जाते हैं। लौह और इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग और रासायनिक उद्योग को व्यवस्थित तरीके से कार्य का संचालन करने के लिए बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। और इतनी बड़ी मात्रा में जल जो है सस्ती दर पर और उचित मात्रा में उन्हें उसी स्थान पर मिल सकता है जहाँ पर नदियाँ या नहर या झील हो। इसलिए जल भी जो है उद्योगों की अवस्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। अब बात आ जाती है भूमि की या स्थल। अब भूमि जो है या स्थल जो है वो भी एक उद्योग की अवस्थिति का महत्वपूर्ण कारक है। किसी भी उद्योग के लिए जो है भूमि चाहिए और भूमि भी जो है वो एक किस प्रकार की है वो भी निर्भर करता है, वो उबड़ खाबड़ है या समतल है। तो सामान्यतः जो सतल है वो समतल होने चाहिए और समतल है तो समतल होने के कारण वहाँ पर परिवहन की सुविधा बहुत अच्छी होगी। समतल है तो वहाँ पर जल जो है उसकी सुविधा आसानी से की जा सकती है। तो कारखानों के निर्माण के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है जगह की आवश्यकता होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जगह जो है वो जहाँ पर मिलेगी वो शहरों से दूर बाहर और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है उद्योगों की अवस्थिति बनती है। क्योंकि जो है अगर नगरों में लेंगे हम, अगर शहरों के केंद्र में या बीच में कोई उद्योग स्थापित करना चाहेंगे तो वहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा महंगी है और इसलिए वहाँ पर उद्योग लगाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करने की प्रवृत्ति अब बनती जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि संचार। आज आधुनिक युग में तो संचार का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ चुका है, आप सभी जानते हैं। एक उद्योग के लिए इन जैसे कि मैंने अभी बहुत सारी बातें बताई, कारक बताए, इनके सिवाय संचार का होना भी बहुत आवश्यक है। नई तकनीकी का, नए कौशल और बहुत सारी जो नई नए जो आविष्कार है, इनोवेशन है, नवीकरण है, उनके बारे में जो है एक दूसरे से आदान प्रदान कैसे हो, उसके लिए जो है संचार के साधन बहुत ज़रूरी हैं। संचार जैसे कि टेलीफोन है, जैसे आजकल मोबाइल का ज़माना है, या हम ये कह सकते हैं डाकघर में जैसे जो है पत्रों का आदान प्रदान होना है, ये सभी संचार के साधन हैं। इसके अलावा एक और भी कारक है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इन कारकों के सिवाय अगर हम एक और कारक को इसमें जोड़ दें तो वो है जलवायु। किसी स्थान की जलवायु कैसी है, इस बात पर भी जो है ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है उद्योग की स्थापना के लिए। उद्योगों की स्थापना के लिए
अगर हम कहें कि किसी स्थान की अगर जलवायु बहुत ज़्यादा जटिल है, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर, या बहुत ज़्यादा सर्दी है, या बहुत ज़्यादा उष्ण है, या बहुत ज़्यादा आर्द्र है, ऐसी जगह पर जो है कोई भी उद्योग विकास नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी जगह पर ऊपर की सभी चीज़ें उनको आसानी से नहीं मिल सकती। अब अगर हम कहें कि भारत के उत्तरी इलाकों में बहुत जो ठंड पड़ती है जहाँ पर, तो वहाँ पर जो है एक उद्योग जो है अगर लगा भी लेते हैं तो उसके विकास करना जो है असंभव है, क्योंकि उसको विकास के लिए जो चीज़ें चाहिए कुल मिलाकर वो कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं मिल सकती। वहाँ पर उनको सस्ता श्रम नहीं मिल सकता, वहाँ पर उनको जो है परिवहन के साधन सुचारू रूप से नहीं मिल सकते, उनके आसपास में उनको बाजार नहीं मिल सकता, वहाँ पर जल की उपलब्धता भी नहीं होती है, और कच्चे माल की आपूर्ति भी वहाँ पर नहीं हो पाती। तो इसलिए उद्योग ऐसे स्थानों पर लगते हैं जहाँ पर उद्योगों के लिए, उद्योगों के विकास के लिए जो परिस्थितियाँ हैं, जलवायु है जो वो अनुकूल हो। औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। तंत्र का मतलब सिस्टम। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संस्था को या किसी भी डिवाइस को जो है संचालन करने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो होनी आवश्यक है, तो उसको हम कहते हैं तंत्र। तो औद्योगिक तंत्र में 3 चीज़ें शामिल हैं: निवेश, प्रक्रम और निर्गत। निवेश में हम कह सकते हैं, मैं निवेश की परिभाषा जो है ये कह सकते हैं कि जब हम धन को और अधिक धन कमाने के लिए खर्च करते हैं तो उसको हम निवेश कहते हैं। पहले वाली वीडियो में भी ये बात बताई गई थी। जैसे यदि हम घर बनाते हैं और उस पर धन खर्च करते हैं और उसमें हम रहते हैं और उस घर से कोई आमदनी नहीं होती तो उसको हम निवेश नहीं कहते। लेकिन यदि हम उस घर को किराए पे देते हैं और हर महीने हमारी आमदनी होती है किराए के रूप में, तो उस समय हम जो उस घर को बनाने में जो खर्चा हुआ था उस खर्चे को कहेंगे निवेश। तो निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। अवसंरचना का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, या यूँ कह सकते हैं कि एक उद्योग को चलाने के लिए जो है ऐसे कौन से कारक हैं, उन कारकों का होना जो है, उन सब कारकों को हम कह सकते हैं अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। तो एक उद्योग को चलाने के लिए उसके तंत्र में निवेश जो है वो निवेश हम किन किन चीज़ों में करना पड़ता है, अर्थात हमें धन का खर्च, पूंजी कहाँ कहाँ खर्च करनी पड़ती है। तो पूंजी खर्च करनी पड़ती है कच्चे माल के लिए, श्रम के लिए, भूमि के लिए, जल प्राप्ति के लिए, परिवहन के लिए, बिजली के लिए और इसी प्रकार की दूसरी अन्य अवसंरचना के लिए। प्रक्रम जो दूसरा तंत्र में जो दूसरा हमारा नाम है प्रक्रम। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते। परिष्कृत मतलब सुधरा हुआ रूप। तो कच्चे माल को जब एक सुधार कर उसको जो है इस्तेमाल के लायक वस्तु बनाई जाती है या इस्तेमाल के लायक माल बनाया जाता है, तो इस दौरान बहुत सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं, बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं। इन सभी जो है क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, क्रियाकलाप को प्रक्रम। निर्गत अंतिम उत्पाद और उससे अर्जित आय। एक होती है लागत। लागत होती है
जो हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए खर्चा करते हैं। और निर्गत होती है जब हम किसी वस्तु पर खर्च करके उस पर कच्चे माल पर खर्च करते हैं और दूसरी चीज़ों पर खर्च करके हम एक अंतिम वस्तु बना देते हैं, वस्तु का निर्माण करते हैं, परिष्कृत वस्तु जो बाजार में बिकने के लिए तैयार है, तो वो होता है उत्पादन। तो उसको उत्पादन को बेचकर जो उससे आय मिलती है उसको हम कहते हैं निर्गत। यानी इसमें हम कह सकते हैं अंतिम उत्पाद और इससे मिलने वाली आय, अर्जित यानी कमाई हुई। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखानों और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। यानी जो प्रक्रम किए जाते हैं वो क्या है? ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है, यानी कमीज एक अंतिम उत्पादन है। औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट होते हैं। यानी एक अकेला उद्योग ही विकास नहीं कर सकता, उसके आसपास में उससे संबंधित बहुत सारे और उद्योग लगा दिए जाते हैं जिससे वे एक दूसरे की जो है ज़रूरतों को पूरा करते रहते हैं। एक उद्योग में एक उद्योग के लिए दूसरा उद्योग कच्चा माल तैयार कर रहा है, उसके लिए और दूसरा उद्योग कच्चा माल तैयार कर रहा है। इस प्रकार से जो है, जैसे कपास से रुई तैयार होती है तो रुई का कारखाना होता है, रुई से धागा तैयार होता है तो धागे का कारखाना अलग होता है, धागे से कपड़ा तैयार होता है तो कपड़े का कारखाना अलग होता है, कपड़े के बाद जैसे उसमें रंगाई के लिए, धागे की रंगाई के लिए होता है तो एक रंगाई का कारखाना होता है। इस प्रकार से कई उद्योग जो है वो आसपास में स्थापित हो जाते हैं, तभी जो है औद्योगिक विकास होता है। यहाँ पर ये जो है मैप दिया हुआ है, ये विश्व की औद्योगिक पट्टी है जो सफ़ेद जिसमें दिए हुए हैं सारे के सारे, और जो ब्लैक रंग है ये औद्योगिक प्रदेश है। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे समूह, ये याद करने सभी, बंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, हुगली ये पश्चिमी बंगाल के अंदर है, हुगली नदी जो है उसके आसपास का क्षेत्र, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश गुजरात का है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश इनको इसलिए कहा गया है कि ये समूह में है, जैसे मुंबई पुणे समूह, इसी प्रकार जैसे गुड़गांव दिल्ली मेरठ ये जो है जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसको जो है औद्योगिक प्रदेश का नाम दिया हुआ है। औद्योगिक विपदा। उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है, यानी सही ढंग से जब उनका हम उपयोग नहीं करते हैं। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 पर रात को घटना घटित हुई। अब तक की सबसे त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है ये। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने में हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट MIP, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ये बहुत ही विषैली गैस होती है, इसका रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी।
हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसी अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृति आदि से पीड़ित हैं। 21 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। जोखिम कम करने के उपाय: घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन, आग बुझाने वाले, की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी का जो बचा हुआ भाग है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।